भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की कहानी की तरह है, उसकी शुरुआत। बिल्कुल। आज हम उसी कहानी के पहले 2 हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। भाग 1 जो बताता है कि भारत क्या है, कहां तक फैला है, और भाग 2 जो ये तय करता है कि इस भारत का नागरिक कौन है। हमारे पास स्रोत के तौर पर संविधान के ही ये शुरुआती अनुच्छेद हैं। तो चलिए देखते हैं ये बुनियाद कैसे रखी गई। बिल्कुल। संविधान की शुरुआती होती है भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान तय करने से। हाँ। अनुच्छेद 1 साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहीं पर ये जो शब्द है राज्यों का संघ, ये दिलचस्प है। राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया? सही सवाल है। राज्यों का संघ ये दिखाता है कि भारत के राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसलिए उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की अखंडता को दिखाता है। समझ गया। तो ये देश की अविनाशी प्रकृति को दिखाता है। सटीक। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 जो संसद को काफी शक्तियां देते हैं। हाँ, अनुच्छेद 2 तो नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है। जी, जैसे बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो। लेकिन अनुच्छेद 3 वो तो और भी महत्वपूर्ण है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदल दे। सीमा बदल दे मतलब? हाँ, उसका क्षेत्र घटा दे, बढ़ा दे, या 2 राज्यों को मिला दे, या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना दे। यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है संसद। अरे, और इसके लिए क्या राज्य की सहमति जरूरी है? देखिए, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को संसद में लाने से पहले प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो असल में ये शक्ति केंद्र के पास ही है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। मतलब भारत का जो नक्शा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, संसद कानून बनाकर उसे बदल सकती है। बिल्कुल, ये हमारे संघीय ढांचे के लचीलेपन को दिखाता है। और अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है। जी हाँ। तो ये तो हुई भारत के क्षेत्र की बात, उसके ढांचे की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद उस वक्त और भी पेचीदा था। इस जमीन पर रहने वाले लोगों में से नागरिक कौन है? खासकर जब देश का बंटवारा हुआ था, इतनी उथल पुथल थी। सही कहा। यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 सबसे पहले बात करता है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की। मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था? हाँ, कौन था? तो इसके अनुसार वो हर व्यक्ति भारत का नागरिक बना जिसका उस समय भारत में अधिवास था। यानी वो यहीं रह रहा था और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 3 शर्तें कौन सी? पहली, या तो वो खुद भारत के क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। या तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। ठीक है, ये तो उस वक्त जो लोग यहाँ थे उनकी बात हो गई। लेकिन बंटवारे की वजह से तो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनका क्या? बिल्कुल, उनके लिए है अनुच्छेद 6। इसमें एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। जी। ये क्यों? ये वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनमें से जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया, अगर वो तब से सामान्य रूप से भारत में रह रहे थे। और जो उसके बाद आए? जो उस तारीख को या उसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त थी कि आवेदन देने से पहले वो कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। अच्छा, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। और जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनके लिए है अनुच्छेद 7। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947, ये तारीख भी अहम है। जी हाँ। हालांकि इसमें एक और बात थी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत सरकार से पुनर्वास का परमिट लेकर वापस भारत लौट आता है तो उस पर फिर अनुच्छेद 6 लागू हो सकता था, यानी वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता था। अच्छा, जो भारतीय मूल के लोग उस समय विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल।
अनुच्छेद 8 उनके लिए है। अगर कोई व्यक्ति खुद या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा था और वो सामान्य रूप से विदेश में रह रहा है, तो वो उस देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के पास अपना नाम रजिस्टर करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। ठीक है। और एक और जरूरी बात शायद अनुच्छेद 9 में है, एकल नागरिकता के बारे में। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 9 साफ करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। तो ये सारे अनुच्छेद मिलके संविधान लागू होने के वक्त और उसके आसपास की जटिल स्थितियों को संभालते हैं। जी हाँ। लेकिन नागरिकता तो एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती है, नए सवाल उठते हैं। हाँ। भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की गई? यहीं पर अनुच्छेद 10 और 11 आते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन शुरुआती अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा, लेकिन ये संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा। अच्छा, मतलब संसद कानून बना के शर्तें बदल सकती है? हाँ, और अनुच्छेद 11 तो संसद को पूरी शक्ति देता है। ये कहता है कि संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। तो संविधान ने सिर्फ शुरुआत की, नींव रखी, लेकिन नागरिकता के नियम बनाने का, उन्हें बदलने का पूरा जिम्मा संसद को सौंप दिया। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया और उसमें फिर समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। हाँ। तो ये दिखाता है कि नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि संसद कानूनों के जरिए इसे परिभाषित करती रही है। तो कुल मिलाकर संविधान के ये पहले दो भाग, भाग 1 और भाग 2, ये मिलकर हमारे राष्ट्र की एक तरह से रूपरेखा खींचते हैं। हाँ। कहाँ तक हमारा देश है और कौन इस देश के सदस्य हैं, यानी नागरिक हैं, ये वाकई बुनियाद के पत्थर हैं। सही कहा। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये बताते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे बना और कौन इसका हिस्सा है। नागरिकता की शर्तें, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या निवास से हो या बाद में रजिस्ट्रेशन से, सब कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और साथ ही संसद को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बदलने का अधिकार भी दिया गया है। ये सोचने वाली बात है कि अनुच्छेद 11 ने जो दरवाजा खोला छोड़ा है संसद के लिए, हाँ, उससे भविष्य में नागरिकता की अवधारणा और उससे जुड़े कानूनों में हमें और किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। नागरिकता की परिभाषा और दायरे हमेशा विकसित होते रहते हैं